नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया का जो पार्ट 1 है उसमें हम फिजिकल पॉलिसी जो है राजकोषीय नीति उसके बारे में जानेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के वित्त से होता है। पहली बार जो इसमें दो नीतियां होती है जो सरकार अपनाती है, एक पहली है मौद्रिक नीति और दूसरी है राजकोषीय नीति। तो पहली वीडियो हमारी राजकोषीय नीति पर बनेगी और फिर उसके दूसरी वीडियो में हम मौद्रिक नीति को एक्सप्लेन करेंगे। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के वित्त से अर्थात सरकार के राजस्व और व्यय से होता है और इसके अंदर कराधान, उधार आदि की संरचना में परिवर्तन लाकर सार्वजनिक जो व्यय होता है, जो सरकार व्यय करती है, उसके आकार और प्रारूप को बदलकर सरकार अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन है वो लेकर आ सकती है। इस प्रकार जो इसके तीन उपकरण कह सकते हैं, तीन साधन कह सकते हैं, वो है सार्वजनिक राजस्व जिसे हम बजट नीति भी कहते हैं, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण नीति कहा जाता है। ये तीनों इसके साधन हैं। राजकोषीय नीति के सभी उपकरण एक साथ काम करते हैं। सार्वजनिक व्यय, राजस्व एवं ऋण में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अगर राजस्व में वृद्धि करती है, अगर सरकार अपने खर्च में वृद्धि करती है तो इससे जो लोग हैं वो ज़्यादा सामान खरीदने में उनकी समर्थता है जो वो आ सकती है, और इससे सरकार को जो ऋण की जो टैक्सेशन है वो सरकार को ज़्यादा प्राप्त होगा। और या फिर अगर सरकार ज़्यादा टैक्सेशन करती है तो इससे जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। तो ये सब कारण होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उद्देश्य बताए जा रखे हैं जो राजकोषीय नीति के होते हैं। राजकोषीय नीति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत सरकार आर्थिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधार के साधनों का उपयोग करती है। तो इसका प्रथम उद्देश्य होता है आर्थिक स्थायित्व लाना। जो हमारा देश है, जो विकासशील देश इत्यादि होते हैं, विकसित देशों में तो उतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं उसमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ कभी तेज़ी और कभी मंदी की स्थिति बनी रहती है। इसे चक्रीय उच्चावन कहा जाता है। आर्थिक तेज़ी तथा मंदी की दिशा को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता लाने में राजकोषीय नीति का विशेष योगदान रहता है। जैसे कभी अगर इकोनॉमी में बूम हो गया या फिर आर्थिक जो इकोनॉमिक चीज़ें वो तेज़ हो गई तो सरकार इसमें या तो सार्वजनिक व्यय की नीति द्वारा सार्वजनिक व्यय को कम करके और टैक्सेशन बढ़ा करके जो बूम आया है उसको कंट्रोल करेगी, नहीं तो जो मंदी की स्थिति है उसमें अपने ऋणों को थोड़ा कम करेगी। जो इसमें कर की जो सरकार की जो कर वाली नीति होगी जिसमें वो टैक्सेशन करती है उसको पहले वो कम करेगी और जो सार्वजनिक व्यय है उसमें वृद्धि करेगी सरकार। तो इस तरीके से फिर मुद्रा पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसे किया जाता है। तो विकासशील देश मुद्रास्फीति की समग्र समस्या से ग्रसित रहते हैं। ऐसे देश में संसाधनों की मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन पाया जाता है। मांग में वृद्धि तथा पूर्ति की कमी के कारण मूल्य में वृद्धि होती है और राजकोषीय नीति के माध्यम से निजी क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें भी वही चीज़ है, सरकार जो अपने व्यय द्वारा इसमें जो मुद्रास्फीति है उसको सुधारने के लिए कई कार्य कर सकती है, या फिर नहीं तो वो निजी जो क्षेत्र है उसको निवेश के लिए प्रोत्साहित कर जैसे टैक्सेशन दे करके या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके या खुद सार्वजनिक व्यय करके इत्यादि चीज़ों द्वारा। अब आता है तीसरा पॉइंट, इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राजकोषीय नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर ऐसे ढंग से पुनर्निर्माण करना चाहिए ताकि आय और धन की असमानता दूर हो। तो इससे आय और जो धन की असमानता है, एक इनइक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी इसमें जो सरकार है वो कार्य करती है। ये भी इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। जनसाधारण की आय में वृद्धि तथा उच्च वर्ग की आय में कमी राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। विनियोग की दर बढ़ाना। इसमें जो राजकोषीय नीति है उसको ध्यान में रखकर बनाया ताकि लोग निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश करें, और राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था की निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोग को बढ़ावा दें। इस उद्देश्य को पाने के लिए वास्तविक तथा संभाव्य
उपभोग को रोकना तथा वृद्धिशील बचत को अनुपात को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब सेविंग्स ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर जैसे आपने देखो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कंजम्पशन, जब उनके पास जब इनकम हो जाती है बहुत ज़्यादा तो वो कंजम्पशन उनका बहुत कम रहता है, या नॉर्मली कंजम्पशन जितना वो करते हैं वो हमेशा उतना ही रहता है, फिर वो सेविंग्स करके उसको अगले प्रोजेक्ट्स में उनको इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। और रोज़गार के अवसर, जब ऊपर के चारों पॉइंट अगर आप समझ गए हो तो आप ये फिफ्थ पॉइंट आराम से समझ जाएंगे कि राजकोषीय नीति का उपयोग हम बेरोज़गारी मिटाने के लिए भी करते हैं। कि मुद्रास्फीति अगर अधिक हो जाती है, वैसे तो नॉर्मल अगर मुद्रास्फीति रहे जो 2 से लेकर 4% तक का दायरा होता है, अगर उसके अंतर्गत रहती है मुद्रास्फीति तो यह देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति इसलिए बनी रहती है कि लोग खर्च करते हैं और इससे जो है एक जो लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि इससे इनकम जो एक का खर्च दूसरे के लिए आय बनती है। तो जितना ज़्यादा लोग खर्च करते हैं उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलते रहता है, मतलब कि इससे जो वृद्धि होती है काम में, इसके कारण लोगों को रोज़गार मिलता है इन पैसे ज़्यादा खर्च होने का, क्योंकि उससे उत्पादन को मांग जब ज़्यादा होती है तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उन कार्यों से रोज़गार का भी सृजन होता है। निवेश को प्रोत्साहन, राजकोषीय नीति का उद्देश्य निवेश के प्रवाह को उस दिशा में प्रोत्साहित करना है जो क्षेत्र सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया, तो ये इसके उद्देश्य हो गए। हमने राजकोषीय नीति की परिभाषा और उसके उद्देश्य जान लिया। अब इसके उपकरणों को जानते हैं। राजकोषीय नीति को क्रियान्वित करने के लिए जिन विविध उपकरणों का उपयोग किया जाता है उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। इन उपकरणों का समुचित प्रयोग करके आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त वित्त सुलभ कराना चाहिए। तो पहला इसमें बजट नीति है, इसे राजस्व नीति भी कहा जाता है सरकार की। तो राजकोषीय नीति का मुख्य उपकरण बजट है, जिसके द्वारा सरकार आय व्यय में संबंध स्थापित कर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। विभिन्न बजट स्थितियाँ निम्न प्रकार की हैं। तो इसमें जो बजट के अंतर्गत 3 स्थितियाँ बताई जा रही है, जिसमें बजट अधिशेष हो जाता है, बजट या तो समान रहता है या फिर बजट जो है वो कम हो जाता है, मतलब बजट घाटे में रहता है, जिसे हम बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। तो आर्थिक मंदी के समय घाटे के बजट की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि जब आय की तुलना में सरकार का व्यय अधिक होता है तब अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति की अधिक मात्रा प्रवाहित होती है, जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है। तो इसमें जैसा कि लिखा जा रहा है कि आय की तुलना में जब सरकार कमाने से ज़्यादा खर्च कर देती है तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पैसा जा रखा होता है सरकार का, इससे जो लोगों की क्रय शक्ति होती है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो इससे कुल मांग में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था को मंदी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त व्यय में वृद्धि ना करके करों की मात्रा में कमी करके भी जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर मांग में वृद्धि की जा सकती है। मतलब अगर सरकार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करे और अपने टैक्सेशन को कम कर दे तो उससे भी क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलता है। यदि करों में कमी के साथ सरकारी व्यय में वृद्धि की जाए तब आर्थिक मंदी में अल्प अवधि में ही छुटकारा पाया जा सकता है। अब इसमें आता है थर्ड जो सेकंड पॉइंट है, इसमें अधिक आय का बजट या हमें बजट अधिशेष भी कहा जाता है। जब सरकार की जो इनकम होती है वो उसके खर्चों से भी अधिक हो जाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रभाव बढ़ रहा हो, मूल्य स्थिर गति से ऊंचा उठ रहा हो, तब मुद्रास्फीति के खतरे में अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए अधिक आय का बजट तैयार किया जाता है। इसमें सरकार अधिक कर व शुल्क लगाकर जनता को अतिरिक्त क्रय शक्ति अधिग्रहित कर लेती है। तो इसमें सरकार जो है टैक्सेशन के द्वारा जो टैक्सेशन या अलग अलग तरह के उन पे जो शुल्क लगाए जाते हैं, जैसे आपने टोल टैक्स इत्यादि सुना होगा, तो वो सब जो भी शुल्क लगाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो उसमें जब वृद्धि करती है तो उसके द्वारा भी लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है, जिससे मांग घट जाती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था होती है वो स्फीति काल से या मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उससे बाहर आने लगती है और मूल्य जो स्तर होता है वो स्थायित्व और अग्रसर हो जाता है। बस ये इसका सेकंड पॉइंट था। तो हम ये अभी बजट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अभी ये तीनों पॉइंट बजट के अंदर ही आते हैं। और संतुलित बजट क्या होता है, जब आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा।
तो संतुलित बजट में करों में वृद्धि के साथ साथ व्ययों में वृद्धि समानता की मान्यता तो पूरी होती है, परंतु करों में वृद्धि के कारण उपभोग में आई कमी सरकारी व्यय की तुलना में कम होने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। मतलब जब सरकार व्यय करती है तो सरकार का पैसा भी जा रहा होता है, लेकिन करों में वृद्धि करने के बाद उपभोग में जो कमी होती है, लेकिन तब भी जो सरकार की व्यय है वो कम है, तो इससे जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ रही होती है। मतलब कि लोग उपभोग कम कर रहे हैं, सेविंग्स ज़्यादा हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, सरकार का भी खर्च कम हो रहा है, तो इससे जो है इनकम में वृद्धि होगी ना, तो इसकी वजह इनके इस बजट का संतुलित बजट का प्रयोग गुणा कहा जाता है। तो ये हो गई 3 स्थितियाँ। अब इसमें हम जो इसका सेकंड उपकरण है सार्वजनिक व्यय नीति या पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, उसको जान लेते हैं। तो इसमें सार्वजनिक व्यय भी एक ऐसा राजकोषीय उपकरण है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये गलती से पेन चला दिया था, तो ये क्षतिपूरक खर्च हो जाता है। जब उद्योग व व्यवसाय में निजी विनियोग कम किए जा रहे हों तब सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। जब निजी विनियोग कम, मतलब जैसे उद्योग या व्यवसाय में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो उनके द्वारा जब कम निवेश किया जा रहा है तो सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ हिस्सा प्रदान करती है, उसमें पार्टनरशिप करती है, इससे प्रोत्साहन मिलता है उन लोगों को और इससे रोज़गार में वृद्धि होती है। तो ये क्षतिपूरक खर्च आपको रोज़गार में वृद्धि होती है तक ही करना है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है कि समुद्दीपन खर्च, रिकॉन्सलेशन एक्सपेंडिचर। तो समुद्दीपन खर्च से आशय है कि सरकार व्यय अस्थायी रूप में किए गए जिससे आर्थिक क्रियाओं को गति मिले, जो भविष्य में बिना सरकारी व्यय के स्वयं स्फूर्त होकर अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर सके। तो इसमें ऐसे वैसे मतलब सरकारी व्यय का एक ऐसा रूप जो अस्थायी होता है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं में को गति मिलती है और आगे चल कर के सरकारी व्यय के सरकारी व्यय के बिना इसमें जो अर्थव्यवस्था है वो अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और इससे जो आर्थिक मंदी के समय प्रारंभिक सार्वजनिक व्यय कर दिए जाए तब अर्थव्यवस्था गति प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इसमें जैसे कि बताया जा रहा है कि जो आर्थिक मंदी के समय प्रारंभिक सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो इससे क्या होता है कि प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है अर्थव्यवस्था में कार्य करने की वो चालू हो जाती है। तो इसमें आर्थिक मंदी भी इससे कंट्रोल होती दिखाई देती है। अब तीसरा इसमें टैक्सेशन का उपकरण है करारोपण नीति। जो टैक्स पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण करारोपण भी है, जिसका करारोपण है सरकार करारोपण करके धनी लोगों पर ऊंची दर से कर लगाकर उनकी क्रय शक्ति छीन लेती है। तो आपको भी पता होगा कि अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और जो गरीब लोग होते हैं उनको टैक्स के दायरे से, जैसे आपने भी देखा होगा कि 5 लाख से जिनके बैंक में 5 लाख से कम जो जमा होती है इनकम टैक्स का, अगर आपने स्लैब देखा होगा 2020 जो 2023 का बजट आया था तो उसमें आपने स्लैब देखा होगा कि 5 लाख से जिनकी बैंक में कम डिपॉजिट है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा वाले पे लगेगा। तो ये एक जो सरकार ने नीति बनाई थी इस बार की वो है। तो इस प्रकार धन का उपयोग निर्धन वर्ग पर व्यय के रूप में करके रोजगार के अवसर सुलभ कराए जाते हैं, जिससे समाज में आय व धन के वितरण की असमानता भी कम होती है। परंतु करारोपण उस सीमा तक ही किया जाना चाहिए जिस सीमा तक बचत व विनियोग पर इसका दुष्प्रभाव ना हो। मतलब कर अगर टैक्सेशन ज़्यादा लगता है तो इससे एक स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है कि लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं काम क्यों करूं जब सरकार इतना टैक्स मुझसे ले रही है, इससे अच्छा मैं काम ही नहीं करता हूं, जो थोड़ा बहुत मिलेगा वही मैं अपना खर्चा चला लूँगा। तो इससे बचत और विनियोग को भी प्रभावित होता है। और सार्वजनिक ऋण नीति अब आती है। तो सार्वजनिक ऋण नीति में अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों में करारोपण की नीति जब सफल नहीं हो पाती तो क्योंकि इन देशों की जनता की आय व बचत की मात्रा पहले ही कम होती है। तो ये तो उन देशों जैसे इंडिया है तो इंडिया के जो इंडिया के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये नीतियाँ जो है वो लागू होती हैं। लेकिन अगर हम दूसरे विकासशील जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे ये नीतियाँ ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ की इनकम इतनी लो होती है कि आप उस पर क्या ही टैक्स लगाएंगे। तो उसके अंदर सार्वजनिक ऋण वाली नीति जो है वो काम करती है। अतः सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु सार्वजनिक ऋण का
नीति का सहारा लिया जाता है। सार्वजनिक ऋणों का प्रयोग करके आर्थिक विकास की दिशा में कदम उठाया जाता है। ऋण नीति बाजार की आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और मंदी की अवस्था आने से रोकती है। और इसके अल्प विकसित देश आर्थिक विकास के लिए ऋण लेते हैं अपने देशवासियों से, दूसरे देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है सरकार कैसे ऋण लेती है अपने देशवासियों से, और अगर देशवासियों के पास ना हो तो दूसरे देशों से लेगी, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया इत्यादि। जैसे जो आर्थिक संस्थाएं होती है वो देती, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है। नहीं तो फिर दूसरे देश जैसे इंडिया भी कई बार इंडिया ने कई बार दिया परिसंपत्तियों, जैसे कई बार इंडिया की आपने एक स्थिति सुन रखी होगी, जब चाइना और इंडिया का वॉर चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब इंडिया के पास जब कमी हो गई थी पैसे की, एक्सचेंज रेट जब इंडिया का बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना सोना जो है, जो उनके पास था, उन्होंने सोना जाके गिरवी रखा था। जापान, अमेरिका और जो भी कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके पास जाके ये सोना गिरवी रखा और उनसे डॉलर उधार में लिया था। तो इस प्रकार से उधार भी लिया जाता है। तो इस जो नीति है इसकी सीमाएं क्या हैं? तो राजकोषीय नीति के प्रभावी होने में एक समय अंतराल होता है, क्योंकि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय और विनियोग की राशि निर्धारित करना एक कठिन कार्य है कि कितना व्यय करें। क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के कंस्ट्रक्ट में हम बात करें तो इसमें 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है हमारी, 142 या 140 करोड़ के आसपास। तो इसमें जो अगर सरकार एक्सपेंडिचर पॉलिसी अपनी लेकर भी आते तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि उसके लिए सरकार को सोचना पड़ता है। तो ये एक कठिन कार्य है। तेज़ी या मंदी काल में स्थिति का सामना करने के लिए निर्णय लेने में कुछ समय लगता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय में जल्दी परिवर्तन करना असंभव होता है। सार्वजनिक व्यय से नीति निवेश हतोत्साहित होने का भय रहता है। मतलब जब सरकार खर्च कर ही रही होती है तो कई प्राइवेट कंपनीज जो होती है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं इसमें, तो वो हतोत्साहित भी हो जाते हैं कई बार। तो या फिर ऐसी स्थिति हो रही है कि सरकार कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगा रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा हिस्सा मेरा रहेगा। तो इस वजह से भी निजी निवेशक जो होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, प्रोत्साहित नहीं हो पाते। और राजकोषीय नीति का 4th पॉइंट इसमें हम देखें कि इसके अंतर्गत सरकारी व्यय के संबंध में थोड़ी सी सावधानी तेज़ी अथवा मंदी काल की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आवश्यकता होने पर कभी कर प्रणाली में आसानी से परिवर्तन संभव नहीं, और प्रशुल्क नीतियों के साथ सार्वजनिक सहयोग अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भारत में की जो वर्तमान राजकोषीय नीति है उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो भारत की जो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का विकास करना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना है, ठीक है। और राजकोषीय, ताकि इसमें जो ऊंच नीच का जो भाव होता है अमीर गरीब, उसकी खाई को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम करने की कोशिश की जाती है। तो राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था के विकास को मुख्यतः 2 तरीकों से प्रभावित करती है। प्रथमतः यह संसाधनों को गतिशील बनाकर विकास एवं उन्नति को प्रभावित करती है। दूसरा, संसाधनों का उचित प्रबंधन करके संसाधनों का सुलभ विद्वहन उपलब्ध कराती है। तो इसमें संसाधनों का उचित प्रबंधन भी किया जाता है इसके द्वारा। और संसाधनों का सुलभ विद्वहन का मतलब है कि उसको कितना ज़्यादा हम उसका उपयोग अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या उससे कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम दोहन बोलते हैं उसी को हम इसमें लेते हैं। मतलब जैसे पेड़ इत्यादि, वन इत्यादि हो गए, ज़मीन हो गई, तो ज़मीन में हम कितना ज़्यादा उससे जो फसल उगा सकते हैं वो है, उत्पादन क्षमता कितनी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, इत्यादि चीज़ें हो गई।
तो भारत में राजकोषीय नीति का उपयोग निजी बचतों को प्रोत्साहन देने तथा विशिष्ट क्षेत्रों में उनका विनियोग करने से संबंधित है। राजकोषीय नीति की इन्हीं विशेषताओं के कारण पिछले 3 वर्षों में वास्तविक निजी बचतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि योजना लक्ष्य से अधिक है। भारत में राजकोषीय नीति की सफलता का प्रमुख कारण काले धन की प्रवृत्ति को ना रोक पाना है। तो की योजना से जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि राजकोषीय नीति की असफलता का प्रमुख कारण काले धन की प्रवृत्ति को ना रोक पाना, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा काला धन है कि अगर उसे बाहर निकले तो इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार है इत्यादि कई कारक हैं जिस कारण से ब्लैक मनी जो है। और ब्लैक मनी क्या होती है? जो वो मनी जिसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, मतलब इलीगल तरीके से नहीं, इसमें लीगल और इलीगल दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। जो इलीगल मनी होती है, जैसे हम चोरी इत्यादि करके अगर पैसा कमाते हैं तो उसे हम डर्टी मनी के अंतर्गत लेकर आते हैं। तो ये हो गया इसमें कि वो मनी जिस पे हम सरकार को टैक्स नहीं देते वो काला धन कहलाता है, मतलब कि इस पे सरकार का ध्यान नहीं गया, सरकार से छुपा रखा है हमने। तो एक अनुमान के अनुसार जीडीपी का 40वां भाग अर्थव्यवस्था में काले धन के रूप में विद्यमान होता है, मतलब ये बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। हमारी जीडीपी, जैसे कि आपने देखा, हमारी जीडीपी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी, मतलब 4थे नंबर पे ब्रिटेन को तो इसने पीछे ही छोड़ दिया था और आगे बढ़ ही रही है ये धीरे धीरे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये वर्ल्ड पे टॉप 5 इकोनॉमी में आती है तो फिर इसकी जीडीपी कितनी ज़्यादा, इसमें अगर 2% भी इसको अगर हम निकाल दें तो कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने देखा कि जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ होती हैं, बजट जब निकलते हैं तो उसमें बने होते पॉइंट्स बने होते कि किस हिस्से में हमें कितना खर्च करना था। वहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होता कि 20-30% इतना हम यहाँ खर्च करेंगे। उसमें जैसे एजुकेशन सेक्टर पे आपने देखा होगा तो 10 से 12% ही खर्च किया जाता है 100% जीडीपी का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उसमें हम पैसा लगाते हैं ताकि हम इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकें। तो और अगर हम इसका 40वां भाग देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। भारतीय राजकोषीय नीति की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो इसमें आर्थिक विषमताओं, जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना, सार्वजनिक क्रय को प्रोत्साहित करना, बचत में वृद्धि के उपाय करना, विनियोग में वृद्धि के उपाय करना, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन जुटाना, उपभोग को नियंत्रित करना जिससे आर्थिक साधन उपभोग से हटकर विनियोग में लगाए जा सके, आंतरिक तथा विदेशी प्रभावों से कीमत में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करना और क्रय शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करना। ये सब हमारी जो राजकोषीय नीति उसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ भी जानकारी मिली आपको अपने एग्ज़ाम के लिए, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करें। और ये हिंदी माध्यम वालों के लिए तो इसमें 4th सेमेस्टर के भी वीडियोस जल्द ही आएंगे। अभी ये ख़त्म होने वाला, अगली वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी पर रहेगी। फिर उसके बाद हम फाइनेंस कमीशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो 1991 जो इसमें एक 5th यूनिट है आपकी, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर रही है, जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बारे में हम जानेंगे, उसके क्या क्या पॉइंट रहते हैं। और उसकी आलोचना तो वैसे पूछी नहीं जाती है लेकिन तब भी हम उसको भी करेंगे, और इसका क्या प्रभाव रहा है, इसने कितना योगदान दिया है, वो सब हम जानेंगे। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।